हेलो स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि विदाउट अगर हमको आईयूपीएसी नेमिंग कोई रिएक्शंस दिए जाएंगे तो वो थोड़े से टफ पड़ने लगेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग को डिटेल में देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर को नाम लिखते हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हमको मैंडेटरी आनी ही चाहिए। कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेसेसिटी है हमको आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें ना, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअली कितने टाइप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर्स में डील करता है, बराबर। तो देखो, बेसिकली अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमको देखने को मिलते हैं दो टाइप के स्ट्रक्चर, राइट। सबसे पहले स्ट्रक्चर हो सकते हैं असाइक्लिक। असाइक्लिक स्ट्रक्चर या टेंथ में तुमने थोड़ा सा पढ़ा होगा। असाइक्लिक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं जो साइक्लिक नहीं है, राइट। जैसे अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी देखे हुए हैं, वो अपने को कुछ ऐसे विजिबल होंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसमें डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो, वो अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड, तो अगर इस पैटर्न में कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो सीधी सी बात है क्या होगा, साइक्लिक होगा हमेशा, राइट। बट ऐसे स्ट्रक्चर जो हमको ऐसे बना के दिए जाते हैं, ये हो गया, या फिर सपोज करो ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो असाइक्लिक बोले जाते हैं, राइट। तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं और असाइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करें ना, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ डील करता है किसमें, कार्बन्स में, राइट। अब कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हम लोग देखते हैं दूसरे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया या ऑक्सीजन हो गए, ऐसे एलिमेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हेट्रो एटम्स बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखोगे कि कार्बन को छोड़ के अगर कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो उसको हम लोग हेट्रो एटम्स बोलते हैं। अब आगे क्या हो जाता है ना, कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। जैसे इसमें अपने को एक मिल जाता है होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरे इसमें आते हैं हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन से बने हुए होते हैं। अगर हम लोग ये कॉर्नर्स देखें ना, तो ये कार्बन से बने हैं, तो ये होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। जैसे ये हो गया, ये भी तुम्हारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो उसमें कार्बन तो होगा, बट उस कार्बन के साथ ना इन तीनों एलिमेंट में से कोई एक आ सकता है। जैसे वो साइकिल का पार्ट हो जाएगा, मतलब साइक्लिक रिंग होगी, उस साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर हमको देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हो गए, ये स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी है। अभी मैं इनका नाम नहीं बता रहा हूँ, मतलब अपने को इतना पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। इनका नेमिंग हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल ये ध्यान में रखो कि ये स्ट्रक्चर के टाइप क्या है। मैं अगर बुक में एक स्ट्रक्चर देखता हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर वो होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो दो टाइप से क्लासिफाई हो गया। ऐसे ही जो अपने असाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ये भी दो टाइप से डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? असाइक्लिक में हमारे पास या तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड, राइट। सैचुरेटेड स्ट्रक्चर क्या होंगे ना, वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड ही होंगे, मतलब उनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। बट अनसैचुरेटेड जो स्ट्रक्चर होंगे वो फिक्स होगा, या तो डबल बॉन्डेड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्डेड।
जिसको आगे चल के हम लोग सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं क्या, एल्केन्स। डबल बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, एल्काइन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने देखा होगा 9th-10th में, पहले भी देखा होगा। जैसे इसको CnH2n करके लिखते हो, ये क्या हो जाता है CnH2n+2, और ये हो जाता है हमारे पास CnH2n-2, राइट। तो ध्यान में रखना है कि हमारे पास 3 टाइप के कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं, वेदर वो अल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, बराबर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बीच वाले का क्या होगा, CnH2n, इस साइड जा रहे हो तो CnH2n+2, और इस साइड जा रहे हैं तो CnH2n-2। क्लियर है। तो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला या बॉन्ड देख के तुम पहचान सकते हो वेदर वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ना जो असाइक्लिक स्ट्रक्चर का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट अगर हम लोग होमोसाइक्लिक की बात करें या हेट्रोसाइक्लिक की बात करें, तो ये फर्दर फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। होमोसाइक्लिक को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें एक आ जाता है एलिसाइक्लिक और दूसरा आ जाता है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि जो भी, अब देखो होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन है, मतलब जो रिंग होगी वो किससे बनी होगी, कार्बन से ही बनी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग हेट्रोसाइक्लिक डिस्कस कर नहीं रहे हैं। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जो रिंग होगी वो कार्बन से बनी होगी, बट वो ना सिंगल बॉन्डेड होगी। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा उसमें, सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। बट अगर मैं एरोमेटिक बोलूं तो एरोमेटिसिटी का एक अलग ही रूल होता है, बट फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हो कि रिंग तो होगी, और वो रिंग किससे बनी होनी चाहिए, कार्बन से, बट वो रिंग क्या होगी मालूम है, डबल बॉन्डेड होगी। मतलब एरोमेटिक अगर वर्ड आ रहा है तो समझ जाने का कि वहां पे स्ट्रक्चर वेदर डबल बॉन्डेड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्डेड, वहां पे सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक जो डबल बॉन्ड के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, और एलिसाइक्लिक मतलब स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड ही होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखो। अब हेट्रोसाइक्लिक जो पार्ट है ना, इसको भी मैं 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूँ। जैसे इसको लिखा है हमने, तो इसको भी हम लोग एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बोल सकते हैं। फर्क क्या होगा यहाँ पे कि तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कार्बन होंगे, बट अब अगर नोटिस करोगे तो मैं हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हेट्रो एटम भी होंगे, बट वो कैसे होने चाहिए, हमेशा सिंगल बॉन्डेड ही होने चाहिए। ठीक है, और एरोमेटिक में क्या होगा कि कार्बन की रिंग होगी, हेट्रो एटम होंगे, बट वहाँ पे क्या आने लगेंगे अब, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जनरली साइक्लिक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो उसकी अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो बेसिकली हम लोग डबल बॉन्ड से काम चला लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इतने टाइप के स्ट्रक्चर आ सकते हैं, राइट। फर्दर अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं, तो ये जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी 2 टाइप से क्लासिफाई कर दिए जाते हैं आगे चल के, जिसमें एक को हम लोग बेंजेनॉइड बोलते हैं और एक को हम लोग नॉन बेंजेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब बेंजेनॉइड क्या है, नॉन बेंजेनॉइड क्या है, वो अलग चीज़ है, वो तो एरोमेटिसिटी वगैरह में हम देखते हैं। फिलहाल के लिए खाली ध्यान में रखना, या इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो बेंजीन को कंसिस्ट करता है अपने साथ, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बेंजेनॉइड बोलते हैं। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, जो एरोमेटिक तो हैं बट उसमें बेंजीन की रिंग नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन बेंजेनॉइड बोलते हैं। मतलब बेसिकली एक ये ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन नहीं दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉन बेंजेनॉइड, और जिसमें बेंजीन है वो क्या हो जाएंगे, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक चीज़ें। तो 2 टाइप से हमारे मॉलिक्यूल डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, वेदर असाइक्लिक या फिर साइक्लिक। अब असाइक्लिक है तो सैचुरेटेड हो सकता है या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होगा तो फिर से उसमें एल्कीन और एल्काइन आ सकते हैं, और अगर हमारा स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन समझे होंगे स्ट्रक्चर के। ठीक है,
आगे चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के स्ट्रक्चर आ सकते हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक तो कुछ स्ट्रक्चर होगा जो 3D स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग, जो 3D में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो 2D में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो 2D वाले स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसमें टाइप्स आते हैं अपने को। मैक्सिमम जो केमिस्ट्री है वो इन्हीं स्ट्रक्चर में डील करती है, बट कहीं ना कहीं हमको 3D वाले स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। अब 2D वाले स्ट्रक्चर मतलब क्या है, इसमें एक आ जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरे आ जाते हैं इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर, थर्ड आएंगे इसमें या तो बॉन्ड लाइन बोल दे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या फिर एक इसमें आता है कंडेंस्ड, या इन्हीं को कहीं कहीं बुक में कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर भी लिखा होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं वो डिटेल में देखेंगे, कि यहाँ पे हमको पूरी टॉपिक अच्छे से देखने हैं। तो 3D में देखो कितने टाइप हो सकते हैं। 3D में हमारे पास एक फॉर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश। ठीक है, एक तो ये पैटर्न हो गया इसमें। दूसरा इसमें एक आता है हमको फिशर प्रोजेक्शन। थर्ड अपने पास आता है एक न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये सब ना मॉलिक्यूल को खाली प्रोजेक्ट करने के तरीके हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल को मैं 2D में भी बना सकता हूँ और 3D में भी, बट वो देख के हमको पता होना चाहिए कि कौन से रिप्रेजेंटेशन से उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक वेज डैश हो गया, फिशर हो गया, न्यूमैन हो गया, और एक इसमें आता है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, एक और प्रोजेक्शन आता है जो जनरली कार्बोहाइड्रेट वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसको हावर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग अगर 2 साल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th-12th, तो हमको इतने टाइप के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें अपफ्रंटली एग्जाम में आ सकती है। मैक्सिमम जो डील है वो 2D स्ट्रक्चर करता है, बट 3D वाले भी 10% 20% आते हैं स्ट्रक्चर। तो पहले डिस्कस करते हैं कि 3D स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो 9th-10th में हमको ये सिखाया गया है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंस एटॉमिक नंबर 6 होता है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से उसके पास एबिलिटी होती है कि वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ना तो 4 से ज़्यादा और ना ही 4 से कम। ठीक है, तो जनरली कार्बन क्या करता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोग प्रॉपर शेयरिंग करते हैं, और ऐसे बने हुए कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इससे होता ये है कि कार्बन का क्या कंप्लीट हो जाता है शेयरिंग की वजह से, ऑक्टेट, और सारे हाइड्रोजन के क्या कंप्लीट हो जाते हैं, ड्यूप्लेट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि कहीं मेरे पास कार्बन है, तो वो 4 हाइड्रोजन लेके आएगा अपने साथ। ठीक है, नेसेसिटी है, फिक्स है, कार्बन इसी फॉर्म में एग्जिस्टेंस में अर्थ में मिलेगा हमको। दूसरा अगर मैं बात करूं कि सपोज करो हमारे पास एक और कार्बन है जिस पे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक और कार्बन है जिस पे 4 हाइड्रोजन है। तो अब अगर मैं बोलूं कि इन सारे कार्बन को मुझे आपस में कनेक्ट करना है, तो ये 5वां बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या स्टार्ट करते हैं, अपने हाइड्रोजन को कम करना चालू करते हैं। कैसे, अब ये दोनों, ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन लूज करेगा, ये कार्बन एक लूज करेगा, तो इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया और इसका भी। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH, और ये कार्बन इसको कनेक्ट करेगा। राइट, अब अगर मैं बोलूँ कि इस कार्बन को फिर से इसको कनेक्ट करना है, तो अब इसको एक हाइड्रोजन और लूज करना पड़ेगा, इसको भी लूज करना पड़ेगा, और फाइनली ये बॉन्ड कनेक्ट करेगा नए कार्बन को, जो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के बात ये हो जाएगी कि इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिखते हैं बुक में, ये CH3 हमारा, ये 2 और ये 3। राइट,
तो अगर एक कार्बन है मेरे पास और ऐसे बॉन्ड दिया गया है, तो अब यहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा कि ये कार्बन जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब अभी भी इसके पास 3 बॉन्ड बचे हैं और तीनों पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन के भी 2 बॉन्ड है तो इस पे फिर से 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है तो इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। ठीक है। या फिर अगर मल्टीपल बॉन्डिंग के साथ में देता हूँ इसको, तो ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे इस कार्बन पे 3 बॉन्ड हैं, मतलब कितना, एक बॉन्ड खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन को अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 4 हो गए, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं दे सकते हम। यहाँ पे अगर देखें इस कार्बन पे तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है। इस कार्बन को अगर देखें तो 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन को देखते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड, 1 2 और 3। राइट। तो ये मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ हाइड्रोजन कैसे फिल करने हैं। अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि इनके कॉर्नर पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। अब अगर कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, इस कार्बन को देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं ना, तो ये कितना हाइड्रोजन कंसिस्ट कर सकता है, सिर्फ 2। इस कार्बन को भी 2, यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड से ज़्यादा हमको नहीं बनाना है, ना ही बना सकते हैं। राइट। तो ये स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं बोलूँ ये तो मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया, बट अगर मैं बोलूँ कि इसका मुझे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि हम लोग सारे एटम को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, बराबर। अब कंबाइन करोगे तो इसमें कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं मुझे, टोटल 12 हाइड्रोजन, तो C6H12। राइट। अब ये स्ट्रक्चर है, सपोज करो मेरे पास, अभी ये स्ट्रक्चर, ये और ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर है। इनको देख के अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो देखो कार्बन कितने, 1 2 ये 3, तो C3, और हाइड्रोजन कितने, 8 हो गए हमारे पास, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H8। इस स्ट्रक्चर के लिए अगर मुझे कोई बोलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो कार्बन 1 2 3 4, तो C4, और हाइड्रोजन कितने, 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इन शॉर्ट, इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, जब उसको मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ तो उसी चीज़ को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। बट उसी चीज़ को अगर मैं एक्सपांड करके लिख देता हूँ तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखना है, बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए हाइड्रोकार्बन के। अब स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, देखो मैंने पहले क्या बोला कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, 3D स्ट्रक्चर्स, 3D मॉडल्स। अब 3D स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पहला था वो हमने क्या लिखा था, वेज डैश। ठीक है। वेज डैश स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि सपोज करो अब मेरे पास एक कार्बन है, राइट। तो कार्बन जब भी मैं बोलूँगा तो उस पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। राइट। तो ये तो एक 2D प्लेन पे बनाने का तरीका हो गया, बट मॉलिक्यूल ऐसे एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार्बन है तो उसके 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो जाएंगे, एक मान लो यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, बट तीसरा वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन, और चौथा वाला बिलो द प्लेन। सपोज करो ये बोर्ड है मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक कार्बन रखा हुआ है। ठीक है। अगर बीच में मेरे पास कार्बन है तो 2 तो हाइड्रोजन ऑन द बोर्ड ही होंगे, दैट इज ऑन द प्लेन। एक प्लेन के बाहर होगा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अबव द प्लेन, और एक प्लेन के अंदर होगा, मतलब बोर्ड के पीछे साइड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली वेज डैश स्ट्रक्चर इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी मॉलिक्यूल को मुझे वेज डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे करूंगा, देखो एक कार्बन है, उसके 2 हाइड्रोजन कहाँ पे हो गए, ऑन द प्लेन, और जो अबव द प्लेन होगा ना उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेज से।
इसको हम लोग वेज बोलते हैं। वेज का मतलब ही होता है अबव द प्लेन। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर इस वेज को मैंने नीचे भी बनाया है तो भी उसका मतलब क्या होगा, अबव द प्लेन। और अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो द प्लेन। ठीक है, और जो भी चीज़ें इस लाइन से रिप्रेजेंट की गई हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑन द प्लेन। राइट, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं अगर एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर में मैं बोलूं कि अबव द प्लेन कौन है, तो अब अबव द प्लेन का मतलब मुझे पता होना चाहिए कि जो विड्थ से बना हुआ है। तो अबव द प्लेन हम लोग किसको बोलेंगे, बी आर। मैं बोलूँ बिलो द प्लेन कौन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी है। मैं बोलूँ ऑन द प्लेन कौन कौन से एटम है, तो इसमें ना एक तो ओ एच आ जाएगा, एक एच हो जाएगा, और ये कार्बन खुद भी तो प्लेन पे ही है ना, तो ओ एच, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, ऑन द प्लेन। ठीक है, तो ये वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन है। अब इससे मैं बड़े स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ। बड़े स्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे अगर मान लो ऐसे कुछ बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसे भी दिए जाएंगे, अब अपने को समझ में आना चाहिए वेज और डैश का क्या मतलब है। ये वेज है, क्लोरीन, ये दोनों क्या है, तीन एटम, दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या हो जाएंगे, अबव द प्लेन हो जाएंगे। एक ब्रोमीन और दो हाइड्रोजन हमारे क्या हो जाएंगे, बिलो द प्लेन हो जाएंगे। खाली ये रिप्रेजेंटेशन देख के अपने को ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, कैसे कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इन जो ये जो साइन बने हुए हैं इनका अपने को मतलब पता होना चाहिए। ये हो गए। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या था वेज डैश के पास, वेज डैश के बाद फिशर प्रोजेक्शन। अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ना, जैसे अगर मेरे पास मान लो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन ना किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब इसके प्रोजेक्शन में ना तो हमको हाइड्रोजन दिखने वाले हैं और ना ही हमको कार्बन दिखने वाले हैं, फिर भी हमको काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो जैसे इसमें टोटल कार्बन कितने देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, राइट, ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो खाली खाली स्पेसेस दिख रहे हैं वो किसको, हाइड्रोजन को। अब देखो पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन है, तो ये दूसरे कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तीसरे पे वापस से दो, फिर से दो, और लास्ट में वापस से कितने हो गए, तीन। बराबर। अब इस स्ट्रक्चर को देख के अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5। तो ये कार्बन पाँच हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास टोटल। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, राइट। यहाँ तो मैंने हाइड्रोजन रिप्रेजेंट भी किए हैं, बट जब एग्जाम्स में आएगा या बुक्स वगैरह में तो हाइड्रोजन आपको नहीं दिया होगा, वो खुद से एज्यूम करना है। सपोज करो कि मैं ऐसे कुछ दे दूँ, मैं बोलूँ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एक, दो और तीन। कार्बन कितने हो गए हमारे पास, तीन। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, ये तीन, और ये कितने हो गए, आठ। राइट, तो फिशर प्रोजेक्शन इस फॉर्मेट में भी बना के दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। तो खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कौन से चीज़ें क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच। तो C5H कितना हो गया, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास होते हैं फिशर प्रोजेक्शन,
राइट, क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रोजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रोजेक्शन है होता है हमारे पास, जिसको चाहिए तो सॉहर्स प्रोजेक्शन पहले देख लेते हैं। सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होगा कि सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ऐसे। सॉहर्स इसको कैसे प्रोजेक्ट करता है, देखो ये फर्स्ट कार्बन है तो इसको, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये अपना सेकेंड कार्बन है तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन, राइट। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको कनेक्ट कर दो ऐसे। इस पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3, तो 1 2 और 3, ये हो गया। पीछे वाले कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 1 2 और 3। मतलब ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन के सॉहर्स प्रोजेक्शन में मुझे ऐसे दिखेगा, राइट। अब इसको हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। सपोज करो इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसे भी दिख सकता है। मान लो इसके दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले गए और ये यहाँ पे आ गया, मतलब सेम है, वो नहीं चेंज होने वाला है। ये जो डॉट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को। तो यहाँ पे कार्बन 2 और हाइड्रोजन हमको कितने दिख रहे हैं, 6। तो ये C2H6 का स्ट्रक्चर है, खाली प्रोजेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। समझ में आया सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3D प्रोजेक्शन था हमारे पास, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना, वो थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब पहले वाला ही मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज करो कि CH3 है और यहाँ पे CH3। न्यूमैन प्रोजेक्शन जनरली आइसोमर के जो कन्फॉर्मर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सपोज करो ये मार्कर है मेरे पास, ये इसका फर्स्ट वाला कार्बन है और ये इसका सेकंड कार्बन है, राइट। इस पे भी हमारे पास कितने, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3, ठीक है। तो जब तक इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ तब तक तो ठीक है, बट अगर इस चीज़ को मैं आपके सामने ऐसे रख दूँ, ठीक है, तो ये कार्बन मुझे दिखेगा बट पीछे वाला नहीं दिखेगा, राइट है। अब इस कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन है, 3, और पीछे वाले पे भी कितने, 3। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या करता है ना, इसको इसको मान लो अल्फा है, ये बीटा, तो इसको ना न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और पीछे वाले कार्बन को ऐसे सर्कल से। तो देखो बनेगा कैसे, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है, 3, और इसी के जस्ट पीछे ये कार्बन है जिसको मुझे सर्कल से बनाना है, उस पर भी कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं मुझे, 3, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में मुझे ऐसे दिखेगा। इस मॉलिक्यूल को देख के मुझे समझ में आना चाहिए कि एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन ये सर्कल वाला है, तो कार्बन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, ठीक है। अब ऐसे अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, राइट, इस फॉर्म में, तो वो रोटेट भी कर सकता है ना, क्योंकि बॉन्ड कैसा है इसका, सिंगल बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में रोटेट भी कर सकते हैं। और रोटेट करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता था। देखो ये हाइड्रोजन हो गए और इन्हीं हाइड्रोजन के जस्ट पीछे एक एक हाइड्रोजन और भी मैं लगा सकता हूँ। सेम इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट अगर इनकी स्टेबिलिटी देखोगे ना तो ये दोनों अलग अलग स्टेबल होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल में रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। खैर ये तो सब आइसोमर्स का पार्ट है, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग खाली अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इतने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। वो लास्ट वाला जो हावर्थ प्रोजेक्शन मैंने लिखा था उसकी उतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 12th में हमको आएगा कार्बोहाइड्रेट वगैरह चैप्टर में, तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3D प्रोजेक्शन, 4 हो गए। 2D में भी मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग 2D प्रोजेक्शन देखते हैं, 2 डायमेंशनली अगर चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है तो उसमें भी अलग अलग टाइप थे। पहला उसमें मैंने क्या बोला कि पहले लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होते जो अभी तक हम लोग बनाते आए हैं ना, जैसे ये वाले स्ट्रक्चर है,
इनको लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हो। अब ये सिंगल बॉन्डेड हो डबल बॉन्डेड हो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एक खाली बेसिक आइडिया रखो कि इनको लीनियर स्ट्रक्चर बोला जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने क्या दिया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर, बराबर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होंगे वो स्टार्टिंग में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। साइक्लिक में भी दो टाइप हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी। सिंगल बॉन्डेड भी हो सकते हैं और इवन डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इसमें एक बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं ना, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बन की चेन दी गई है, तो वो कार्बन की चेन को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कितने कार्बन है इस पे, एक दो और तीन, तो वो सिंपल सा ऐसे लिख के दे देगा, मतलब ये पहला कार्बन है, ये दूसरा और ये तीसरा, राइट। ये तीन हो गए। अब हमको खुद को अज्यूम करना पड़ेगा कि पहले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन होंगे, और वो लॉजिकली करेक्ट भी है। एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, CH3। यहाँ पे ये दो बॉन्ड बना रहा है तो ये CH2 और ये 3। मतलब रिप्रेजेंट तो अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ, बट आगे जब ये स्ट्रक्चर होंगे तो ये खाली ऐसे बने हुए मिलेंगे। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसमें कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, ये चार, ये पाँच। अब C5 हाइड्रोजन हमको खुद को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कितने, तीन यहाँ पे हो जाएंगे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और तीन यहाँ पे, तो C5H12। या फिर ऐसे कुछ मैं अगर बना के दे दूँ, राइट। तो ये सब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन है इसमें, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये 9, तो C9H हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है, काउंट करोगे तो 20 आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैंने क्या बोला था, कंडेंस्ड फॉर्म या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ना, कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं आपस में, राइट। कैसे होगा, सपोज करो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं खाली पहले का CH3 लिखूंगा और लास्ट का CH3। बीच में CH2 मेरे पास कितने बार आ रहा है, दो बार, तो मैं ऐसे छोटा सा CH2 थ्राइस कर दूंगा इसको। ठीक है, कि CH2 की यूनिट बीच में तीन बार है। या इसी को और मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये CH3 ट्वाइस है और ये CH2 ट्वाइस है। ठीक है, अब जब भी ऐसे स्ट्रक्चर देगा तो हमको ये पता होना चाहिए कि CH3 कहीं मिडल में तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है, कहाँ पे होगा, एक फर्स्ट पे होगा और एक लास्ट पे होगा, बाकी सारे CH2 क्या होंगे, मिडल में होंगे। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास टोटल क्या है, 2D प्रोजेक्शन है। अब स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं और कितने टाइप से हमको आ सकते हैं, ये सारी डिटेल मैंने बता दी, राइट। कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं हमने स्टार्टिंग में वो डिस्कस किया। 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, 3D में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन हमारे पोर्शन में नहीं है और ना ही हमको आएगा। 10th में हमने बॉल स्टिक मॉडल ये सब पढ़ा था, बट उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है 9th-10th में। यहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। जितने मैंने बताए हैं तुमको 2 साल में इतने ही स्ट्रक्चर आएंगे, ना तो इनके बाहर से और ना ही मतलब एक्स्ट्रा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब नेमिंग पे आते हैं कि हाइड्रोकार्बन के जो स्ट्रक्चर है उनको नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। ठीक है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, राइट। एटलीस्ट एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, बराबर। तो हाइड्रोकार्बन ना बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये दो टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को और थोड़ा सा अगर देखोगे तो बुक में एलिफैटिक या एरोमेटिक भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हालांकि इनके अलग अलग वर्ड मतलब अलग अलग रूल्स हैं एरोमेटिसिटी वेरीफाई वगैरह करने के लिए,
इन वर्ड से अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड है ये मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को, और अनसैचुरेटेड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, अल्केन, डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, एल्काइन। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मैंने दिया था। एल्केन्स क्या होते हैं, CnH2n+2, एल्कीन क्या होते हैं, CnH2n, और एल्काइन क्या होते हैं, CnH2n-2। राइट, तो ये हाइड्रोकार्बन मतलब 3 टाइप से मुझे देखने को मिल सकते हैं बुक्स वगैरह में। तो अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, तो ये जो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो इनके स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड हैं वो सिमिलर है, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रेफिक्स, बराबर। और प्रेफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को, इस स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं, राइट। और लास्ट के अगर हम लोग 3 वर्ड देखें तो कहीं एन आ रहा है, कहीं ईन आ रहा है, और कहीं आइन आ रहा है। ये रिप्रेजेंट करते हैं इनके बीच के बॉन्डिंग को। सिंगल बॉन्ड है तो जनरली हम लोग एन वर्ड यूज़ करते हैं, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन। तो ये लास्ट के 3 वर्ड जो होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, और सफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। क्लियर हुआ? तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखो, सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। अब किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है, सपोज करो ये कोई हाइड्रोकार्बन है, तो इसके नाम में कुछ प्रीफिक्स होंगे और कुछ सफिक्स होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को देख के तुमको सफिक्स समझ में आ गया होगा। सफिक्स मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड कैसा दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, तो सफिक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ एन करके लिखेंगे। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन को अलग अलग नाम है हमारे पास। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन हो पूरे स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मीथ। 2 हो तो ईथ, 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक। वापस अगर हम लोग 11 की बात करें तो 11 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड होता है अनडेक। 12 है तो डूडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, वापस 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक हो जाएगा, 17 है तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक, 19 है तो नोनाडेक, और 20 अगर आ गए तो इनको आइकॉस बोलते हैं। जनरली इतने आते नहीं हैं, हमको 11-12 कार्बन तक पूछता है एग्जाम में। अब 21 है तो फिर वापस से जैसे यहाँ पे डेक लगा रहे थे, 21 के लिए अन आइकॉस, डू आइकॉस, ट्राई आइकॉस, टेट्रा आइकॉस, पेंटा आइकॉस, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये कार्बन के नाम हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर 4 कार्बन है तो उसको मुझे ब्यूट लिखना पड़ेगा, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन है, दैट इज प्रीफिक्स। ठीक है, तो अपने इस गिवन स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए मेरे पास वर्ड क्या है, ब्यूट। ठीक है, सफिक्स हमने ऑलरेडी एन लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, ब्यूट। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो नाम है ना, वो प्रेफिक्स और सफिक्स को मिला के बनता है, राइट। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, राइट। अब ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, और याद किए बिना अपना काम चलेगा नहीं, तुमको ध्यान में रखना है। नाम लिखना है किसी भी स्ट्रक्चर का,
तो तुमको उसका प्रीफिक्स और सफिक्स पता होना चाहिए। सफिक्स 3 ही हो सकते हैं, वेदर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा। सिंगल है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आयन। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन बदलेंगे तो ये उसके हिसाब से ये वर्ड्स भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं और उनके नाम। जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर देगा ना तो सबसे पहले तो उसका अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? C2H6। अब मैं बोलूँ कि इसका नाम बताओ, नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिखा था? ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो ये N। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन। अभी खाली वर्ड ध्यान में रखो, आगे इसका क्या यूज़ होगा वो धीरे धीरे देखेंगे। नेक्स्ट, कोई भी रिप्रेजेंटेशन मैं उठा लूँ, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो अब मुझे पता होना चाहिए इसमें कार्बन कितने हैं, कौन सा प्रोजेक्शन है ये। तो ये बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन है, किस में आता है? 2D में आता है या 3D में आता है? तो 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए इसका? तो देखो, एक कार्बन, 2, 3 और ये 4, तो C4 और H कितने हो गए? 10। अब नाम क्या होगा इसका? तो सारे सिंगल बॉन्डेड दिख रहे हैं तो एन वर्ड तो आना ही है, और 4 कार्बन है हमारे पास तो इसको क्या लिखें अब? ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? तो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है। 3D में आता है या 2D में आता है? तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ये? 2D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, तो C5 और H कितना हो गया? 10। बराबर। नाम क्या होना चाहिए? 5 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है एन। बट साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जब भी हमको ऐसे क्लोज्ड रिंग कोई दिखती है, एक साइक्लिक रिंग दिखती है, तो उसके नाम के आगे ना साइक्लो वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है, नहीं करोगे तो ये नाम गलत हो जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाया गया है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लो वर्ड लिखना पड़ेगा तुमको। जैसे मानो कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता और कोई मुझे बोल दे कि इसका नाम बताओ, राइट? तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? कंडेंस्ड फॉर्म है ना, किसी चीज़ को उसने कंप्रेस किया हुआ है। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको एक्सपांड कर लो। एक्सपांड करूँगा तो एक CH3, CH2 यूनिट कितने बार है? 5 बार है, तो इसको 5 बार बना लो। लास्ट में वापस क्या है हमारे पास? CH3। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, C7H कितने हो गए? 16। बराबर। अब इसका नाम लिखना है तो टोटल कार्बन है हमारे पास 7 है ना, तो क्या हो जाएगा? 7 के लिए हमारे पास वर्ड क्या था? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। राइट। फिफ्थ की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा? सपोज करो अगर मैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दे देता हूँ, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, मैं बोलूँ इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन काउंट करो, सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7। बराबर। 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन सीधी सी बात है इतने ही रहेंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर भी किसका है? हेप्टेन का है। बट अब फर्क क्या है कि ये तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर है और ये क्या है? बॉन्ड लाइन है। या अगर मैं यही स्ट्रक्चर है ऐसे बना के दे दूँ तो बोलो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 7 है तो इसका भी नाम क्या होगा? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या होगा? एन। बट आगे अब मुझे क्या वर्ड ऐड करना पड़ेगा? साइक्लो। एक चीज़ है ध्यान में रखना, थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज ये है कि इसमें C7 थे तो H कितना आ रहा था? 16। बट अगर इसमें कैलकुलेट करोगे ना तो C6, अगर हम लोग C7 आ रहा है तो हमारे हाइड्रोजन 14 ही आएंगे। ठीक है, तो इसी डिफरेंस की वजह से हमको ये साइक्लो वर्ड मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सिमिलर
कभी भी नहीं होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कम हमेशा मिलेंगे हमको। ठीक, यहाँ पे काउंटिंग कर भी सकते हो, यहाँ पे क्या होगा CH2, ये CH2, ये CH2, राइट। क्लियर हुआ ये कैसे लिखना है। अब अगर हम लोग बॉन्डिंग को एंटर कर देते हैं, इनके अंदर बॉन्ड्स वगैरह लेके आते हैं, बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड का ही डिस्कस करें अभी तो। जैसे सपोज करो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये कौन सा प्रोजेक्शन है अपने को पता होना चाहिए, 3D प्रोजेक्शन है, और इसको क्या लिखते हैं हम, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन में भी इसमें क्या है देखो, एक ये कार्बन है जिसपे कितने हाइड्रोजन है 3, एक ये सर्कल वाला कार्बन है जिसपे कितने 3। तो बोलो इस स्ट्रक्चर का नाम, तो ये स्ट्रक्चर यही तो है, कितने कार्बन हो गए इसमें 2, तो ये क्या हो जाएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड हो गया तो ईथ, बराबर। अब अगर मान लो कि मैंने कुछ ऐसे दिया होता, ये 3D वाले हमारे प्रोजेक्शन है, स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, तो पहले पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्शन कौन सा है, राइट। कौन सा प्रोजेक्शन दिख रहा है, सॉहर्स प्रोजेक्शन है। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 को क्या वर्ड है हमारे पास, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, राइट। नेक्स्ट अगर मैं एक प्रोजेक्शन यूज करूं ये वाला, तो मैं बोलूँ स्ट्रक्चर का मुझे नाम बताओ, तो कौन सा प्रोजेक्शन है ये हमारे पास, ये वेज डैश है, 3D का प्रोजेक्शन है। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, कितने हो गए C3H, कितने दिख रहे हैं 8। नाम क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर का, प्रोब, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, राइट। या सपोज करो कि मैं बोलूँ कि ये प्रोजेक्शन है मेरे पास ऐसे कुछ, मैं बोलो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, तो कार्बन कितने देखो अपने पास, 1 2 3 4 5, राइट। 5 कार्बन के लिए डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, पेंट, सिंगल बॉन्डेड है, तो ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है, राइट। चलो, और क्या बच रहे हैं अपने पास, साइक्लिक लीनियर वगैरह हो गए ना, कंडेंस भी हो गया, बॉन्ड लाइन भी हो गया। ठीक है, तो ये 3D वाले प्रोजेक्शन हो गए। अब यहीं पे अगर मैं ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना के दूं और मैं बोलूँ इसका मुझे नाम चाहिए, तो बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन को क्या लिखते हो, नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो गया। या फिर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होगा, काउंट करो, 1 2 ये 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है, बट साइक्लिक है ना, तो अब यहाँ पे तुमको खाली साइक्लो वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, राइट। खाली साइक्लिक ही ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे मुझे साइक्लो वर्ड मेंशन करना पड़ता है। बाकी तुम्हारे पास फिशर आने दो, या न्यूमैन प्रोजेक्शन आने दो, या सॉहर्स प्रोजेक्शन आने दो, या लीनियर स्ट्रक्चर हो, कंडेंस्ड हो, बॉन्ड लाइन हो, कुछ वर्ड मेंशन नहीं करना है, खाली सिंपल सा प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना है। बट जैसे ही हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, उसका जो भी नाम होगा उसके आगे तुमको साइक्लो वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर का नाम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग ऐड कर दूं, सपोज करो कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो अगर ये स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये बॉन्ड कहाँ से नज़दीक आ रहा है, मतलब काउंटिंग तुम यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ से भी, बट ट्राई किया करो कि जहाँ से वो मिनिमम नंबर पे मिल सके। अभी तो फिलहाल दोनों साइड से सेम है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, टोटल कितने कार्बन अपने पास, 4। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब अगर स्ट्रक्चर में गलती से भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। ठीक है, एक भी डबल या ट्रिपल आ गया तो सिंगल बॉन्ड को नाम नहीं लिखना है। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड आया तो क्या लिखोगे, इन,
बट ना हमको बताना पड़ता है कि वो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है। अब देखो ये 1 का बॉन्ड है, ये किसका बॉन्ड है, 2 का, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट 2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दे, तो इसमें जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब पहली बात तो स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो ये साइक्लो हो जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन है तो हेक्स, और इसके 1 पे ही डबल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्स 1 इन, राइट। अकॉर्डिंगली जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि साइक्लोहेक्सीन का मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो इस कार्बन पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ये CH2, ये CH2, बट ये क्या हो जाएगा CH और CH, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड पे है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H कितने हैं, 2 4 6 8 और ये 10, राइट। जैसे मॉलिक्यूल में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है सपोज करो, तो ये बॉन्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। अब कैसे लिखेंगे, बॉन्ड कहाँ से नज़दीक, या तो मैं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकता था या तो यहाँ से, तो यहाँ से पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखें, पेंट, और इसके 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं हम, आइन करके लिखेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन करके मेंशन करना पड़ेगा। आगे चले अगर हम, तो मान लो कि ये स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया मैंने, तो अब इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, क्या लिखें, ब्यूट, और इसके 1 पे क्या है अपने पास, डबल बॉन्ड है तो ब्यूट क्या होगा, 1 इन, ठीक है। पांचवें स्ट्रक्चर पे अगर मैं कुछ सपोज करो ऐसे बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड जहाँ पे नज़दीक होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहाँ से 1 2 और 3 पे आ रहा है, क्या लिखोगे, ये 1 ये 2 ये 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन है तो क्या लिखे, पेंट, अब इसके 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन। सिंगल बॉन्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एन करके मेंशन करोगे, बट डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो स्पेसिफिकली हमको लिखना है कि वो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में कहाँ पे है, ठीक है। और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, सपोज करो ये स्ट्रक्चर दिया है, तो डबल बॉन्ड की एक खासियत है, इसमें ध्यान में रखना, अगर तुमने इसको 1 बोल दिया तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे एंड हो रहा है वो अपने आप 2 हो जाएगा। हम लोग इसको 1 बोल के इसको 2 नहीं बोल सकते, ये 1 है तो ये अपने आप 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब साइक्लिक है तो पहले साइक्लो लिख लो, फिर क्या हो जाएगा, ब्यूट, इसके 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, साइक्लो ब्यूट 1 इन, राइट। या जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर होता मेरे पास, अगर मैंने बोल दिया कि ये 1 है, ठीक है, तो ये 2 नहीं होगा, अब डायरेक्ट 2 कौन होगा, ये, तो 3 4 5, मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी काउंटिंग में हम लोग ऐसे ही काउंट करते, नाम क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन, 5 को तो पेंट, और 1 पे क्या है हमारे पास, आइन। समझ में आ रही है ये सब चीज़ें कि कैसे करना है, क्या करना है। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर दो, तो उसके बेस पे जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या फिर अभी तो ये सीरीज़ चलती रहेगी IUPAC की, अभी हैलोजन्स आएंगे, अल्काइल ग्रुप्स आएंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो जो छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे वो अपफ्रंटली आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट चेन है बेसिकली, कार्बन जो होता है ना वो, अभी ये तो पेरेंट हो गई, इसमें जॉइनिंग्स आ सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है, कि जॉइनिंग्स एडिशंस वगैरह आ जाते हैं कभी कभार, तो बेसिकली जॉइनिंग्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिलहाल ये जो पेरेंट चेन का कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये चीज़ें एकदम क्लियर रखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।